पड़ेगा बच्चों लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है ना। इस लॉ ऑफ मास एक्शन में सबसे पहले हम इसका तारुफ देखते हैं। गोल्डबर्ग और बैट एक साइंसदान के नाम है, उन्होंने 1869, लेकिन इसका एक्यूरेट सन 1864 है, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में 69 है तो आप 69 को ही फॉलो करें। 69 में उन्होंने ये लॉ पेश किया। इस लॉ के मुताबिक किसी शाय के रिएक्ट करने का रेट, यानी जिसमें कोई रिएक्टेंट जब रिएक्ट कर रहे होते हैं उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये आगे जाके समझाता हूं कि एक्टिव मास क्या होता है, एक्टिव मास का मतलब हम क्या लेते हैं। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन आप इस तरह भी कर सकते हैं, किसी रिएक्शन का रेट रिएक्ट करने वाली जो अशिया होती हैं उनके एक्टिव मास के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जिसमें रिएक्टेंट्स के मोल यानी उनके कोएफिशिएंट जो मोल होते हैं उन मोलर कंसंट्रेशन के या एक्टिव मास का कुव्वतनुमा बनाया जाता है। ये सारी बातें अब समझ आएंगी आगे जाकर जो मैं समझाऊंगा। शायद ये बातें यहाँ ऐसे समझ नहीं आएगी, ये स्टेटमेंट है, ये पहली स्टेटमेंट है, ये दूसरी तारीफ है, लेकिन आपने ये बात भी ऐड कर देनी है कि उसका जो मोल होता है वो कुव्वतनुमा बन जाता है। सबसे पहले आप लोगों को मैं एक्टिव मास समझाता हूँ। एक्टिव मास का मतलब क्या होता है बेटा? एक्टिव मास का मतलब है मोलर कंसंट्रेशन। मोलर कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन को यहां हम किससे ज़ाहिर करते हैं? ब्रैकेट से ज़ाहिर करते हैं। अब इसका यूनिट कंसंट्रेशन हमारा क्या होता है? डेल्टा सी होता है। कंसंट्रेशन को कहते हैं N/V। N का मतलब मोल, V का मतलब वॉल्यूम। मोल का यूनिट जो हम लेंगे N का वो mol से ज़ाहिर करते हैं, V का यूनिट लेते हैं dm3 पर क्यूबिक डेसीमीटर। क्योंकि ये नीचे है चीज इनवर्स है, जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? माइनस। इसलिए मैंने लिखा मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर लिखा है। मोल डेसीमीटर या मकाब डेसीमीटर भी कह सकते हैं, फी मकाब डेसीमीटर। इसका मतलब ये हो गया बेटा, ये V का जो यूनिट है वो dm3 है, मकाब डेसीमीटर है। ये इनवर्स है, जब इसको ऊपर ले जाओगे ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये इस ब्रैकेट का यूनिट है। ये मैंने वैसे समझाया कि आपको पता हो कि मोल dm3 आया कहां से है? N से मोल लिया, V से मुराद मैंने dm3 लिया, इसको इनवर्स किया तो ये क्या हो गया? माइनस हो गया। ये बेटा इस ब्रैकेट का मतलब है। इस ब्रैकेट का मतलब यही है जो मैंने यहां लिखा है। अब आप समझ गए होंगे मोलर कंसंट्रेशन किसे कहते हैं? मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर को कहते हैं। और इसको किससे ज़ाहिर करते हैं? ब्रैकेट को ज़ाहिर करते हैं। ब्रैकेट से ज़ाहिर करने को हम एक्टिव मास कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिव मास। अब एक्टिव मास का मतलब समझ आया है? ये ब्रैकेट मेरी एक्टिव मास है। एक्टिव मास हम किसे कहते हैं? मोलर कंसंट्रेशन, जिसका यूनिट लेते हैं मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब जितना कंसंट्रेशन ज्यादा होगी किसी शय में उतना वो रिएक्ट क्या करेगी? ज्यादा करेगी। अब देखना ये दो चीजें हैं, अब इनके मिलने से एक नई चीज बन रही है। जितना इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, आपस में कोलाजन ज्यादा होगी या इसकी मिकदार बढ़ाऊंगा, उतना आगे प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेगा। अगर उसको मैं दोबारा प्रोडक्ट को रिएक्टर में तब्दील करना चाहूं, वो जितना अमाउंट में ज्यादा बनेगी उतना रिएक्शन भी वापस तेजी से आएगा। इसका मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड हो या रेट ऑफ रिवर्स, उसकी जो डिपेंड करेगा वो किस पे करेगा? मोलर कंसंट्रेशन पे करेगा, यानी एक्टिव मास पे करेगा। जितना मोलर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतना रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। कुछ बात उम्मीद है समझ आ गई होगी। जब कोई चीज किसी रिएक्शन का जो रेट होता है वो किस पे डिपेंड कर रहा होता है? रिएक्ट करने वाले शाम किस पे? रिएक्ट करने वाले शाम। अब देखिए ये दो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही है, एक नई चीज बनी है ना। अब ये डिपेंड करते हैं दो अशिया पे कि कितनी स्पीड के साथ आपस में क्या करती हैं? रिएक्ट। उसको बोलते हैं रिएक्ट करने वाले अशिया पर डिपेंड करना उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? आगे बात एक कुव्वतनुमा बनाया जाता है।
अभी मैं मिसालें दे रहा हूँ आपको, वहीं से पता चल जाएगा कि कुव्वतुन्नुमा का मतलब क्या है, कुव्वतुन्नुमा कैसे बनाते हैं। मैं एक जनरल मिसाल दे रहा हूँ, आप अगर तवज्जो से बैठेंगे आपको जल्दी बात समझ आ जाएगी। ये देखें, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक एग्जाम्पल है, A प्लस B आगे गेस टू C प्लस क्या D। ये बच्चों क्या है? रिएक्टेंस है। ये क्या है? ये हमारे क्या है? ये प्रोडक्ट्स। अब ये फॉर एग्जांपल रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये चैप्टर भी हमारा इसका मतलब है इक्विलिब्रियम वाला है। इसमें जो एग्जांपल देंगे वो कौन सी देंगे? रिवर्सिबल। अब C और D को बनाने के लिए किसका किरदार है बच्चों, बताओ। अगर A भी दोबारा बनेगा तो फिर किसका किरदार होगा? अब रिएक्शन जब आगे जाएगा इसको हम कहेंगे रेट ऑफ क्या? फॉरवर्ड। जब वापस आएगा तो उसे कहेंगे रेट ऑफ क्या? रिवर्स। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर। अब एक सवाल आपसे करता हूं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? यानी रेट जो आप फॉरवर्ड का रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी कंसंट्रेशन के? ए की कंसंट्रेशन। फिर वहां पर लिखा हासिल है जरा, इसका मतलब है जमा खत्म कर देंगे, फिर बी के साथ उसको क्या देंगे? मल्टीपल कर देंगे। दोबारा इस बात को समझो बेटा कि सी और डी को बनाने के लिए किसका किरदार है? ए बी हमारे क्या है? रिएक्ट कर रहे हैं। जितना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा उतना रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा, उतना रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड ज्यादा। तो मैंने RF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया किसके? ए की कंसंट्रेशन। ब्रैकेट का मतलब बताओ ना, ब्रैकेट में ए की मोलर कंसंट्रेशन ज़रब बी की मोलर कंसंट्रेशन। तो दोनों का क्या हासिल है? उन दोनों का प्रोडक्ट हासिल है ज़रब। अब थोड़ा सा तरीक की तरफ है। हासिल ज़रब के क्या था? मेरी बात समझ आई है ना? अब अगर ये साइन मैं खत्म करूं तो मैथमेटिकल हमारे पास एक असूल होता है, अगर प्रोपोर्शनैलिटी खत्म कर रहे हैं तो इक्वालिटी लगाते हैं। तो इक्वालिटी जब लगाते हैं तो एक कांस्टेंट वर्ड इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसका मतलब है RF इज इक्वल टू, यहाँ कांस्टेंट इस्तेमाल करूंगा। ये कांस्टेंट किसका है? फॉरवर्ड का है, रिवर्स का है? फॉरवर्ड का है। इसका मतलब ये देखें ना, ये रिएक्शन ऑफ फॉरवर्ड बनाने के लिए किस पे डिपेंड कर रहा है? तो इसका मतलब है यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? KF। तो A की मोलर कंसंट्रेशन, ब्रैकेट का मतलब है बताया करो, जब ब्रैकेट लगाओ ना आप, यहाँ ब्रैकेट का मतलब क्या है? फिर B की मोलर कंसंट्रेशन। वेरी गुड, शाबाश। इस क्वेश्चन को आप क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दें बच्चे, 1 का नाम। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 बना रहे हैं क्या? अब इस रिएक्शन को मैं रिवर्स क्या कर रहा हूं? रिवर्स कर रहा हूं। रिवर्स करने के लिए सी और डी आपस में रिएक्ट करेंगे दोबारा, अगेन क्या बनेगा? अब ए और बी को बनाने के लिए किसका किरदार है? इसका मतलब है रेट ऑफ जो रिवर्स रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सी की मोलर कंसंट्रेशन और किसकी बेटा? डी की मोलर कंसंट्रेशन। क्योंकि रिएक्शन को रिवर्स कराना है ना, वो भी सेम ऐसा करेंगे। फिर R बराबर कर देंगे, यहाँ कांस्टेंट क्या लगाऊंगा? KF या KR। सी की मोलर कंसंट्रेशन और इधर से क्या बच जाएगा? डी की मोलर कंसंट्रेशन। और इनके बीच में मैंने जमा तो नहीं लगाया ना, आपस में क्या दिया? मल्टीपल किया। हासिल है क्या? हासिल। समझते जाए, कई गलती से आप भी जमा ना लगा देते, बात समझ लीजिए ना। हासिल है जनाब। उसके बाद देखें, आप इस क्वेश्चन को मैं नाम दे देता हूँ क्वेश्चन नंबर क्या? 2। अब हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं कि हमारा जो रेट ऑफ, आप बताएं, रेट ऑफ फॉरवर्ड जो होता है वो क्या होता है? बराबर होता है किसके? रेट ऑफ रिवर्स के। रेट ऑफ रिवर्स के। अच्छा एक बात पूछता हूँ, KR का मतलब क्या है इसमें? ये कांस्टेंट है किसका? रिवर्स। ये कांस्टेंट है किसका? वेरी गुड, शाबाश। RF का मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड, RR का मतलब रेट ऑफ रिवर्स।
रेट ऑफ फॉरवर्ड की वैल्यू लिखवाओ, कौन सी है? ये वाली है ना, ये वाली है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, के एफ ए की मोलर कंसंट्रेशन, बाकी की मोलर कंसंट्रेशन। क्या लिखोगे? के आर सी की मोलर कंसंट्रेशन, बाकी क्या लिखोगे? डी की मोलर कंसंट्रेशन। क्या मैं ब्रेक लगा रहा हूं तो आप बोला करो क्या? मोलर कंसंट्रेशन। ये एक्टिव मास, क्या एक्टिव मास कह तो फिर भी ठीक है, या मोलर कंसंट्रेशन कह तो फिर भी ठीक है। वेरी गुड, शाबाश। अब मैं ऐसा करता हूं, अगर इसको रीअरेंज करूं, यानी कि अगर मैं के एफ और क्या लगा दूं, के आर, ये इक्वेशन कैसे हो जाएगी? सी की मोलर कंसंट्रेशन इधर से डी की मोलर कंसंट्रेशन बटा ए की मोलर कंसंट्रेशन, ए की मोलर कंसंट्रेशन, और इधर से क्या हो जाएगी? पी का एक्टिव मास। रेट ऑफ फॉरवर्ड पहले होता है, रेट ऑफ रिवर्स बाद में, इसलिए मैंने के एफ और के आर लिखा है। वरना के आर और के एफ तो लिख सकता था, और इधर चेंज हो जाता है, ये वैल्यू ऊपर आ जाती है, ये वैल्यू नीचे आ जाती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये यहाँ चली जाएगी, रीअरेंज होगी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के मुताबिक आपसे सवाल करता हूँ, ये कांस्टेंट है किसका? फॉरवर्ड का। ये कांस्टेंट है रिवर्स का। दोनों चीजें डिपेंड करती है किस पे? कंसंट्रेशन पे। फिर दोनों को बराबर मैं कर देता हूँ, के एफ और के आर बराबर है किसके? के सी के। अब इसकी जगह अगर हम के सी लगा ले, कंसंट्रेशन लगा ले, तो ये इक्वेशन बन जाएगी सी की मोलर कंसंट्रेशन, डी का एक्टिव मास, ए का एक्टिव मास डिवाइडेड बाय द ए का एक्टिव मास बटा बी का एक्टिव मास, और बी की मोलर कंसंट्रेशन बन जाएगी। अब ये जो इक्वेशन है, के सी क्या चीज है? ये कांस्टेंट है किसका? इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है ना। के सी कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? ये बेटा ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन था, और ये उसका क्या है? कांस्टेंट। ये देखें, इन दोनों कांस्टेंट का मैंने के सी लगा दिया। दोबारा समझो ना, के भी कांस्टेंट है किसका? फॉरवर्ड। ये के कांस्टेंट है किसका? दोनों कांस्टेंट को एक ही कांस्टेंट से ज़ाहिर कर दिया, जिसका मतलब है क्या बन गया? के सी। इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। किस पे? लेकिन अगर फॉरवर्ड है तो कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करेगा? रिएक्टेंट। अगर रिवर्स है तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। ओके, अब मैंने ये जो क्वेश्चन बनाई है, ये लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक बनाई है। किस मुताबिक बनाई है? अब एक बात और रह गई है, मैंने एक बात लिखी थी कि रिएक्टेंट के जो मोल होते हैं ना, वो कुव्वतनुमा बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? कुव्वतनुमा बना दिया जाता है। तो यहाँ पर कुव्वतनुमा का मतलब ये है मेरे बेटे, फॉर एग्जांपल मेरे पास यही वाली एग्जांपल है, ठीक है ना, मैं इसको कुव्वतनुमा से ज़ाहिर करना चाहता हूँ। ये देखिए, ए प्लस बी सी प्लस क्या डी। अगर मैं आपको कह दूं मेरे बेटे, यहाँ ए समाल है, बी समाल है, सी समाल है, डी समाल है। ये समाल बात इंग्लिश के मैं क्यों ज़ाहिर कर रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ ये कोफिशिएंट है। किसी भी रिएक्शन में जो कोफिशिएंट होता है, आपको मैंने नाइट में बात समझाई थी, वो हमारे मोल होते हैं। क्या होते हैं? जैसे कोई रिएक्शन लिखते हैं, शुरू में जो फिगर होती है उसे आप मोल नहीं कहते। जिस तरह फॉर एग्जांपल ये देखो, मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ। ये मेरे पास नाइट्रोजन है, ये मेरे पास ऑक्सीजन है, यहाँ पे मैं NO लिख देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ बैलेंस। अब इसके मोल की तादाद 2 है, इसकी 1 है, इसकी भी 1 है। शुरू में जो नंबर नहीं होता 1 होता है ना, तो ये वही नंबर है। A B C D ये क्या चीजें हैं? ये नंबर ऑफ मोल। क्या है? नंबर ऑफ मोल। अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसका मैं KC डायरेक्ट लिखना चाहता हूँ, दोबारा मैं RR बनाऊं, KR बनाऊं तो काफी टाइम लग जाएगा। अब मैं इसका डायरेक्ट KC लिखना चाहता हूँ, KC इज इक्वल टू लिखो बच्चों, लेकिन जो इसका ये जो मोल है ना, आपने इसको पावर बनानी है। क्या बनानी है? अब KC लिखो। क्या KC लिखा था बेटा? ये जो KC है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये किसके दरमियान रेशो है? प्रोडक्ट ऊपर लिखे हैं, रिएक्टेंट ऊपर लिखे हैं। प्रोडक्ट ऊपर लिखे हैं, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का हासिल है जरा बटा रिएक्टेंट्स के मोलर कंसंट्रेशन का हासिल है, याद रखना। KC बराबर होता है
प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन का हासिल है ज़रब, नीचे रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन का हासिल है ज़रब। ये नीचे रिएक्टेंट का प्रोडक्ट, इंग्लिश में कहते हैं हासिल ज़रब को प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट होता है जो चीज आगे हासिल होती है, एक प्रोडक्ट होता है जो हासिल है ज़रब। यानी ऊपर हासिल है ज़रब है किसका? प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का। नीचे हासिल है ज़रब है रिएक्टेंट का। या वही लिखवाओ, प्रोडक्ट का हासिल है ज़रब। लेकिन एक बात साथ लिखवाते जाओ, जो कोफिशिएंट है उसको क्या बनाते जाओ? पावर। कितनी पावर? डिवाइडेड बाय एक्टिव मास बी का और उसके जो कोफिशिएंट है वो क्या बना लो? कुव्वत नमा। अब हमारी स्टेटमेंट पूरी हो गई है। स्टेटमेंट बात क्या थी दोबारा समझो। किसी रिएक्शन का रेट रिएक्ट करने वाली अशिया के एक्टिव मास के हासिल ज़रब के क्या? लेकिन रिएक्ट के जो मोल है उसके एक्टिव मास का कुव्वत नुमा बनाया जाता है। अब कहेंगे एक्टिव मास का कुव्वत नुमा। एक्टिव मास क्या है? डेटा ब्रेकर क्या है? एक्टिव मास। एक्टिव मास है ना। इसको ऊपर मैंने क्या लिखा है? कुव्वत बनाया कुव्वत नुमा बना दिया जाता है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन। अब मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। ये देखिए ईजी का मतलब होता है गिव एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल ये देखिए मेरे पास नाइट्रोजन है, मेरे पास हाइड्रोजन है, आगे प्रोडक्ट बना है अमोनिया, रिएक्शन है रिवर्सिबल। तवज्जो से बैठना, ये मैं आपसे पूछूंगा। अब सबसे पहले तो इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। बैलेंस करने के लिए यहां पर अगर 2 लगा ले, नाइट्रोजन 2 हो जाएंगे, हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे 6, यहां क्या लगा ले 3। जहां कुछ नहीं होता वहां क्या होता है 1। ऐसा होता है बच्चों। ये 1 मोल है, ये 3 मोल है, ये इनके अददी साथ है। क्या है? जिसको इंग्लिश में कोफिशिएंट कहते हैं। जो कोफिशिएंट होता है वो हमारा क्या होता है? मोल होता है ना। अब इस इक्वेशन का बेटा लिखो, केसी लिखो डायरेक्ट। केसी कैसे लिखोगे? पहले अमोनिया ऊपर लिखो या नाइट्रोजन ऊपर लिखो? सर अमोनिया। जो चीज ऊपर होती है वो नोमिनेटर होती है, जो चीज नीचे होती है वो डिनोमिनेटर होती है। डिनोमिनेटर होती है नीचे लिखने वाली चीज। मैथ में ऐसा कहते हो ना। ऊपर आप अमोनिया का लिखो Na3। अब इसकी क्या लगाओ? मोलर कंसंट्रेशन ब्रैकेट लगाऊंगा और ऊपर 2 लिखेंगे। कोई कोएफिशिएंट है? यस सर 2। कहां लगाओ? 2 ऊपर। ऊपर लगाओ। मतलब बन गया। नीचे लिखो नाइट्रोजन। इसकी क्या लिखो? मोलर कंसंट्रेशन। ये 1 है, 1 लिखे। यस सर। 1 को लिखे ना लिखे कोई फर्क तो नहीं पड़ता? नहीं सर जी। देख लो तो अच्छी बात, ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे या जमा लगा लो? नहीं सर जी। वेरी गुड। ये ज़रब आएगा ना? यस सर। तो यहाँ क्या लगाओ? फिर इसका जो कोफिशिएंट था वो कितना था? 3। उसको बाद 3 लगा लो। यस सर। ये लॉ मास से शुरू ना दे, ठीक है, डायरेक्ट लिख दिया। अब हमें देखना, हम रेट ऑफ फॉरवर्ड लिखते, रिवर्स लिखते, फिर बराबर करते, फिर ये लिखते, बात वही आ जाती है। लेकिन हमने डायरेक्ट केस ही उसका बना दिया। केस हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? आप डायरेक्ट केस ही कैसे बनाकर इसकी हिस्ट्री को देखें तो ये है शामिल। वैसे अगर मैं इसको कहूँ ना, इसको मुकम्मल डिटेल से बयान करें, पहले आप रेट ऑफ क्या लिखते हैं? फॉरवर्ड, फिर रेट ऑफ रिवर्स, फिर हम दोनों को बराबर, फिर उनका केस ही बनाते हैं KFOR KR, फिर जो क्वेश्चन आती है। तो क्यों ना हम इसका डायरेक्ट क्या लिखे? केस। इसी क्वेश्चन का केस ही अगर आपको डायरेक्ट लिखना पड़ जाए लॉ मास एक्शन के मुताबिक, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि उसको पहले बैलेंस क्या करो? बैलेंस को कुव्वत नुमा लेके करो। प्रोडक्ट को याद रखना, ऊपर लिखना। और रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट एक से ज्यादा है, दरमियान में जमा खत्म, आपस में क्या हासिल, ये क्या रखना। लेकिन ब्रैकेट कभी ना भूलना। ब्रैकेट का मतलब हमारा क्या है? मोलर कंसंट्रेशन। ब्रैकेट का मतलब क्या है? मोलर कंसंट्रेशन है। केसी का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। KR का मतलब कांस्टेंट किसका? रिवर्स। KF का मतलब कांस्टेंट फॉरवर्ड। ये था लॉ ऑफ मास एक्शन। क्या बात है सारी समझ आई है? शुरू में जो मैंने 2 लाइनें लिखी है वो आप समझ आई है? क्या लिखा था कि किसी रिएक्शन का रेट रिएक्ट करने वाली अशिया के जिसमें रिएक्टेंट्स के मोल या इसकी जगह मोलर कंसंट्रेशन भी ले सकते हो। मोलर कंसंट्रेशन का कुव्वत नुमा बना। बेटा
बेटा आप अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए आपको यहाँ तक लिखना पड़ेगा, एक नंबर भी देनी पड़ेगी आपको 5। अगर आ जाता है 4 नंबर का, आप यहाँ पर भी इस क्वेश्चन को रोक दें, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। अगर 5 नंबर का आ जाए पेपर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर आप ये इसके एक्सप्रेशन भी कर दें। ये बेटा आपके बुक का तरीका खड़ा होगा कि एक्सप्रेशन की गई है किसकी, किसके मुताबिक लॉ ऑफ, मैंने वहां पर थोड़ा सा ज्यादा डिटेल से रेट ऑफ फॉरवर्ड लिखा होगा, रेट ऑफ रिवर्स लिखा होगा। मैंने इसको यहीं पे बात खत्म करने की कोशिश किया, मैंने कहा यहाँ प्रूव तो कर दिया है, क्यों ना हम उसके कोएफिशिएंट को डायरेक्ट क्या बना लें, बना लें। तो कल मैं फिर क्या डिस्कस करूंगा, इसके मुताबिक क्वेश्चन लिखूंगा, आपसे यूनिट